सबसे पहले बात, आज ईरान की ललकार से सदमे आए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने और दुनिया में अपना दबदबा दिखाने के लिए ट्रंप ने खाड़ी में जंग तो छेड़ी, लेकिन अब वही युद्ध ट्रंप के लिए गले की फांस बन चुका है। ईरान का जो पलटवार है, जो रिटेलिएशन है, वो बता रहा है कि अमेरिका ने अपने दुश्मन को कम आंकने की गलती की और ईरान के काउंटर अटैक से अमेरिका के साथ ही मिडिल ईस्ट देश भी दहल रहे हैं। ट्रंप सदमे में। ईरान ने साफ किया कि वो खामनेई की मौत का बदला लेंगे और ट्रंप को युद्ध से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ईरान का अल्टीमेटम, पलटवार होगा भीषण, मिडिल ईस्ट पर हमला, ट्रंप को लगा सदमा। तारीख थी 28 फरवरी, जब अमेरिका इजराइल की जोड़ी ने ईरान पर हमला किया। अपनी नंबर 1 फौजी ताकत के गुरूर में ट्रंप ने ईरान को हफ्ते भर में साफ और सरेंडर करवाने का दावा ठोक दिया। ईरान को कमजोर समझकर अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत झोंक दी। समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिए, हवा में स्टील्थ फाइटर जेट उड़ा दिए, B-1, B-2, B-52 बॉम्बर्स को तैनात कर दिया, जमीन पर मिसाइलों की बारिश कर दी, ईरान की घेराबंदी करके बड़े बड़े दावे कर दिए। लेकिन 18 दिन बीत जाने के बाद भी ईरान को अमेरिका जंग के मैदान से डिगा नहीं पाया है। ईरान न सिर्फ अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, बल्कि अमेरिका के साथ ही मिडिल ईस्ट के देशों को भी घायल कर रहा है। खाड़ी की जंग में सिर्फ बारूद ही नहीं बरस रहा, बयान भी ईरान और अमेरिका के हालात बयां कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री का यह बयान सुनिए, आप समझ जाएंगे कि खलीफा ब्रिगेड ने कैसे मरने मारने की कसम खा ली है। इतना ही नहीं, ईरान के IRGC प्रवक्ता ने भी बड़ा बयान दिया है। कमांडर ने अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मजाक उड़ाते हुए कहा, इस युद्ध का नाम ऑपरेशन फ्यूरी की बजाय फियर रखना बेहतर है। अमेरिका और इजराइल के ज्वाइंट अटैक में अयातुल्ला खामनेई की मौत के बाद से ईरान बिफरा हुआ है। ईरान ने मिडिल ईस्ट पर बदले का ऐसा बारूद झोंका है जिसने पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया है, और इसका एहसास ट्रंप को भी हो चुका है। जिस मिडिल ईस्ट को अमेरिका हमेशा से अपनी ताकत का भरोसा दिलाता रहा, आज उसकी बर्बादी देख ट्रंप सदमे में है और कहने लगे हैं कि वो युद्ध नहीं चाहते। खाड़ी वॉर में ट्रंप की हालत का अंदाजा ऐसे लगाइए कि अब वो नाटो और यूरोपीय देशों से मदद मांगने पर मजबूर है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ईरान के खिलाफ जंग अकेले नहीं जीती जा सकती। लेकिन विडंबना यह है कि कोई भी देश ट्रंप की मदद के लिए तैयार नहीं है और ट्रंप के बयान में इसकी खींच साफ नजर आ रही है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत, तो दूसरी तरफ वो देश जो लंबे संघर्ष के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जंग रुकेगी या पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगी? फिलहाल आसमान में धमाके हैं, जमीन पर तनाव है और दुनिया की नजरें इस जंग पर टिकी हुई है, क्योंकि इसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, जिसका असर दिखने भी लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उसकी पूरी अपडेट सामने, जो अपडेट सामने आ रही है उस अमेरिका की ये हाल बता रही है, और अमेरिका के जो हाल हो रहे हैं उसके पीछे की बड़ी स्ट्रैटेजी है, बड़ी वजह है गोरिल्ला वॉर। अब एक गोरिल्ला वॉर की सिचुएशन कैसे है? दरअसल ईरान ने अपने सहयोगी देशों और विद्रोही गुटों के साथ मिलकर के इजराइल और अमेरिका के साथी देशों को घेर कर हमला करना, अटैक करना शुरू किया। इन्हें संभलने का मौका तक नहीं दिया जा रहा है, और नतीजा ये कि पिछले 18 दिनों से खाड़ी में इस वक्त आफत है। इसे कहते हैं गोरिल्ला वॉर, यानी घेर के मारना। दुश्मन एक और हमला 3-4 तरफ से। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है इजराइल के शहरों और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर, जहां एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक हो रहे हैं, और हमला करने वाला अकेला ईरान नहीं है, बल्कि उसके साथी देश और विद्रोही गुट भी हैं, जिन्हें अमेरिका और इजराइल ने आतंकी घोषित कर रखा है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ हिजबुल्लाह के लड़ाके, हमास के हमलावर खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेस और इजराइल के अलग अलग इलाकों में बम बारूद बरसा रहे हैं। इजराइल पर बीती रात सबसे बड़ा हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया। हिजबुल्लाह ने ड्रोन और रॉकेट के जरिए इजराइल के उत्तरी शहर नहरिया को निशाना बनाया, जिसमें कई रिहायशी घर और इमारतें तबाह हो गई। इस अटैक के बाद भीषण आग लग गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं इजराइल पर हमले की दूसरी किस्त तो ईरान से आई। ईरान ने हाईवे पर ड्रोन से हमला किया, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई और उनमें आग लग गई। इस हमले के बाद हर तरफ आग के गोले और धुएं का गुबार नजर आ रहा है, जबकि जलती गाड़ियों के साथ चीखते चिल्लाते लोग भी देखे जा सकते हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि उनकी एक मिसाइल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर तक पहुंच गई,
ये मिसाइल नेतन्याहू के सरकारी आवास से कुछ मीटर दूर ही गिरी है। इजराइल ही नहीं, ईरान के निशाने पर खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस और एयर बेस भी हैं। ईरान ने कतर के अल उदैद एयर बेस पर बड़ा हमला किया। खबर है कि यहां अमेरिका के कई फाइटर जेट और सैन्य अधिकारी मौजूद थे। ईरान की तरफ से इन्हीं को टारगेट कर अटैक किया गया था। ईरान ने दूसरा बड़ा हमला बगदाद में किया, जहां मौजूद यूएस एम्बेसी और एक होटल को निशाना बनाया गया। ईरान ने इस हमले को शायद ड्रोन से अंजाम दिया, जिसकी पुष्टि इराक ने भी की। इराक फोर्स के मुताबिक बगदाद में अमेरिकी दूतावास और अल रशीद होटल पर हमले हुए। एयर डिफेंस सिस्टम ने दूतावास के पास मिसाइल को रोक लिया, जबकि ईरानी ड्रोन अल रशीद होटल के ऊपरी हिस्से से टकराया। हालांकि इस हमले में न किसी की जान गई, न ही ज्यादा क्षति हुई। रिपोर्ट में इराक के तेल ठिकानों पर भी ड्रोन से हमले का दावा किया गया है, जिसे नष्ट कर दिए गए। हालांकि अमेरिका ने भी ईरान पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई और ईरानी सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त अटैक करते हुए कई रॉकेट लॉन्चर नष्ट कर दिए। अमेरिका ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया। वहीं इजराइल ने अपने शहर में हुए हमलों का बदला लेते हुए लेबनान सीमा पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की, जिसमें हिजबुल्लाह के ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया गया है। इजराइल की तरफ से बेरूत पर भी बीती रात हमले किए गए, जबकि तेहरान में IRGC के नेवी हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। जाहिर है ये वार पलटवार अभी लंबा चलने वाला है। मिडिल ईस्ट में जंग फिलहाल बंद होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि एक तरफ इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान की हुकूमत को मिटाने की जिद पाले हुए हैं, तो वहीं ईरान ने भी कसम खाई है कि वो किसी भी कीमत पर ना तो झुकेगा और ना ही रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिडिल ईस्ट की जंग विध्वंसक होती जा रही है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ पूरी की पूरी ताकत झोंकी। अनगिनत रुपए हैं जिनको तबाह किया गया, लेकिन ईरान से पार नहीं पा रहे। यही वजह कि अपने सहयोगियों से मदद की मांग अमेरिका ने की, लेकिन नेटो समेत कई देशों ने अमेरिका की मदद करने से इनकार किया। जंगी जुनून की वजह से ट्रंप अब शायद अपने ही घर में घिरते जा रहे हैं। ईरान को दुनिया के लिए खतरा बताकर, खामनेई की इमेज को खतरनाक बनाकर, इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जो जंग शुरू की, आज वो खुद उसमें घिरे नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जैसे जैसे जंग घातक होती जा रही है, राष्ट्रपति ट्रंप अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। ट्रंप ने चीन, फ्रांस, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन जापान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में शिप भेजने से इनकार कर दिया है। फ्रांस ने पहले की ही तरह डिफेंसिव मोड में रहने की ही बात कही है। चीन ने भी मिडिल ईस्ट में शांति की बात दोहराते हुए ट्रंप की अपील को नजरअंदाज कर दिया है। और अमेरिका का सबसे करीबी ग्रेट ब्रिटेन दूसरे शिप रूट्स की बात कर रहा है। यानी यूरोप हो या फिर एशिया, दुनिया का हर देश कहीं ना कहीं ईरान के तेल पर निर्भर है और कोई भी ईरान के खिलाफ जंग लड़ने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। उल्टा अमेरिका से जल्द युद्ध खत्म करने की बात कर रहा है। यहां तक कि नाटो देश भी इस जंग में ट्रंप का साथ देने से कतरा रहे हैं। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने अमेरिका के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें सहयोगी देशों से सैन्य समर्थन की मांग की गई थी। वहीं अमेरिका अपने सहयोगी देशों से खुलकर साथ देने की मांग कर रहा है। एक दिन पहले ट्रंप ने नाटो देशों को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर सहयोगी देश हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने में मदद नहीं करते हैं तो नाटो का भविष्य बहुत ही खराब हो सकता है। हम हॉर्मुज की निगरानी में सहयोग करने के लिए अन्य देशों से बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम नाटो के लिए हमेशा खड़े हैं। हम यूक्रेन मामले में उनकी मदद कर रहे हैं। इससे हमारा कोई संबंध नहीं, लेकिन हम उनकी मदद कर रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा देश हॉर्मुज को खुला रखने जैसी छोटी सी प्रयास में हमारी मदद नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद कोई भी अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। नाटो का एक और मेंबर ब्रिटेन भी साफ कर चुका है कि वो बड़े युद्ध में उलझने वाला नहीं है। साथ ही कनाडा, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी ट्रंप की अपील को ठुकरा चुके हैं और लगातार सहयोगियों से मिल रहे धोखे से ट्रंप की खिसियाहट बढ़ती जा रही है। उन्हें भी पता है कि ईरान से अकेले मुकाबला करना आसान नहीं है, क्योंकि ईरान ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। ईरान के अहम हथियार हैं
हॉर्मुज और तेल भंडार, जिस पर सभी निर्भर करते हैं। इसलिए जलती आग में कोई हाथ नहीं डालना चाहता, लेकिन ट्रंप के लिए जीत से ज्यादा साख की लड़ाई बन चुकी है। यही वजह है कि हॉर्मुज के साथ साथ खार्क पर आंखें गड़ाए हुए हैं, लेकिन ईरान इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब जबकि जंग के 18वें दिन भी ट्रंप के हाथ खाली हैं, उस वक्त उनकी सबसे बड़ी चिंता अगर कुछ है तो वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिस पर ईरान पूरी तरह हावी है। अब हॉर्मुज पर बुरी तरह फंसने के बाद अमेरिका ने खार्क की तरफ रुख किया, जिस पर फिर हमले की बात की तो ईरान ने साफ कहा कि एक हमला हुआ तो उसके बदले में हमले दोगुने किए जाएंगे। एक तरफ ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप पूरी तरह से घिर चुके हैं। ईरान ने समंदर में आग लगाई हुई है। अमेरिका को सीधी चेतावनी दी जा रही है। तो वहीं अब अमेरिका ने बैटल ऑफ हॉर्मुज की जगह बैटल ऑफ खार्ग शुरू कर दिया, जिसमें निशाना खार्ग आइलैंड है, जिसे अब अमेरिका आने वाले वक्त में बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर खार्ग को जीत लिया तो ईरान हॉर्मुज पर भी बैकफुट पर आ जाएगा। यही वजह है कि अब अमेरिका का निशाना खार्ग बन चुका है। ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने खार्ग को बर्बाद कर दिया, तो ईरान कह रहा है उसके लिए बेहद अहम खार्ग अब भी उसके कब्जे में है। इसके लिए बाकायदा ईरानी मीडिया ने एक वीडियो भी जारी किया, जिस पर खार्ग आइलैंड में बिल्कुल नॉर्मल हालातों को दिखाया गया। दरअसल खार्ग आइलैंड को ईरान का हार्ग कहा जाता है। खार्ग आइलैंड से ही ईरान पूरी दुनिया में 90% तेल की सप्लाई करता है, और खार्ग पर कब्जे का मतलब ईरान के तेल पर कब्जा। ईरान की तेल सप्लाई पूरी तरह से ठप। ईरान की इकोनॉमी खार्ग आइलैंड से ही चलती है, और यही कारण है ट्रंप ईरान के दिल पर कब्जे की तैयारी में है। अमेरिका ईरान के खार्ग आइलैंड पर एक राउंड बम और मिसाइल बरसा चुका है। खार्ग द्वीप पर मौजूद सैन्य अड्डे को अमेरिका मिट्टी में मिला चुका है। अब दूसरे राउंड में ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए कब्जे की तैयारी है। हम ईरान के खार्ग आइलैंड पर और भी हमले कर सकते हैं। पहले किए गए हमलों में ईरान के बड़े तेल निर्यात केंद्र को काफी नुकसान पहुंचा। खार्ग आइलैंड पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, लेकिन हम सिर्फ मजे लेने के लिए इस पर कुछ और हमले कर सकते हैं। लेकिन ईरान भी पलटवार के लिए तैयार बैठा है। ईरान ने भी कह दिया कि अगर उनके तेल रिजर्व को निशाना बनाया गया तो जिस देश से हमला हुआ उस देश के तेल और एनर्जी की सारी जगहों को तबाह कर देंगे। यहाँ अगर ट्रंप ने दोबारा हमले का प्लान बनाया तो वो आग से खेलने जैसा होगा, क्योंकि ईरान इसका ऐसा जवाब देगा जिसका असर न सिर्फ इन देशों पर बल्कि दुनिया की इकोनॉमी पर भी बहुत गहरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध के बीच भारतीयों के लिए राहत की खबर भी है। 18 घंटों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए भारत के 2 एलपीजी कैरियर शिप भारत पहुंच चुके हैं। करीब 92,000 मेट्रिक टन एलपीजी इसके अंदर है। एक तरफ जहां सरकार लगातार गैस की सप्लाई बढ़ा रही है, तो दूसरी तरफ गैस सिलेंडर्स की कालाबाजारी भी हो रही है। ये रिपोर्ट जरा देखिए। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग के बीच भारत का दूसरा एलपीजी शिप गुजरात पहुंच गया। ये न सिर्फ एलपीजी से भरा है, बल्कि उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करके आया, जिसे ईरान ने दूसरे देशों के लिए ब्लॉक कर रखा है। देश में गैस की किल्लत ना हो, इसके लिए सरकार एक्शन में है। लेकिन दूसरी तरफ आपदा में अवसर खोजने वाले भी हैं, जो ऐसे वक्त में भी मुनाफा और जमाखोरी में लगे। यूपी, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे हैं। जमाखोरों पर कैसे एक्शन लिया गया वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि 2 दिन में कितनी गैस भारत आई। कल एलपीजी टैंकर शिवालिक गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर 46,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी लेकर आया था, और आज सुबह एलपीजी कैरियर नंदा देवी वाडिनार पोर्ट पर पहुंचा। इसमें 47,000 मीट्रिक टन एलपीजी भरा है, यानी 2 दिन में करीब 92,000 मीट्रिक टन एलपीजी भारत पहुंच चुका है। 2 जहाजों के आने से देश में एलपीजी आपूर्ति नॉर्मल होने की उम्मीद है, लेकिन मुनाफाखोर सिलेंडर जमाकर अफरा तफरी मचाने में लगे। हालांकि योगी फोर्स ने जमाखोरों की हवा टाइट कर दी। यूपी में गैस की कोई कमी ना हो, इसके लिए योगी फोर्स जगह जगह छापेमारी कर रही है। 12 मार्च से अब तक 4,816 जगहों पर रेड की जा चुकी है। 70 एफआईआर दर्ज की गई, जबकि जमाखोरी करने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
वहीं सीएम योगी के निर्देश पर खाद्य आयुक्त ऑफिस में 24/7 कंट्रोल रूम बनाया गया है। सभी जिलों में भी ऐसे कंट्रोल रूम तैयार किए गए हैं जहां शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। इधर राजधानी दिल्ली में पुलिस ने अवैध एलपीजी गैस कारोबार के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। जामिया नगर में पुलिस ने 62 गैस सिलेंडर जब्त किए, जिसमें से 48 भरे थे और 14 इस्तेमाल किए गए थे। इसके साथ ही एक आरोपी को भी पकड़ा गया है। गैस सिलेंडर गाड़ी से बरामद हुए, जिन्हें अवैध तरीके से सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था। आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया कि वो बिना किसी रसीद या पर्ची के ऊंचे दाम पर सिलेंडर की अवैध सप्लाई कर रहा था। महाराष्ट्र में भी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर एक्शन तेज हो गया है। भिवंडी में 330 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। ये सिलेंडर अवैध तरीके से रखे गए थे। वाशिम में खाद्य विभाग और पुलिस ने होटल्स में चेकिंग की। इस दौरान 2 जगहों पर घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा था। उधर जालना में तो गैस किल्लत की अफवाह के बीच चोरों ने गैस गोदाम में ही धावा बोल दिया। गोदाम से चोर 110 सिलेंडर चुरा ले गए। यानी मिडिल ईस्ट में युद्ध और गैस की किल्लत की अफवाह के बीच मुनाफाखोरी और कालाबाजारी पर देश में एक्शन जारी है, ताकि आपदा में अफसर ढूंढने वालों को सबक सिखाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब मैं आपको पश्चिम बंगाल की तस्वीर दिखाता हूं। चुनावी जंग का शंखनाद हो चुका है। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजी भी जगजाहिर है। बीजेपी के एजेंडे और हुमायूं कबीर के बाबरी प्लान ने ममता को इतना डरा दिया कि अब वो अपने भाषणों में इसी डर को बांट रही हैं। ममता के इस डर ने विरोधियों को हमले का एक मौका दिया। आছি बोले ना আপনারা সবাই ভালো আছেন। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही पश्चिम बंगाल की सियासी फिजा गरमाने लगी है। बंगाल में बीजेपी के पास खोने के लिए भले ही कुछ नहीं है, लेकिन दीदी डरी हुई है। ममता बनर्जी को वोट छिटकने का डर है। ममता बनर्जी को सत्ता जाने का डर है, और तो और दीदी को अपनी जान जाने का भी डर है। यानी बंगाल की सियासी पारी में चौका जड़ने के लिए दीदी अपने हर दांव की बाजी लगा रही हैं। যেন আমার মৃত্যুর কামনা করে আমাকে খুন করার কনস্পিরেসি করছেন, এই কিন্তু প্রভোকেশন স্টেটমেন্টগুলোর প্রমাণ, এটা মাথায় রাখবেন। इसमें कोई शक नहीं कि बंगाल में 2026 की फाइट सीधे सीधे ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे के साथ ममता के किले को ध्वस्त करने उतरी है। ममता बनर्जी की हिंदू विरोधी सोच पर हमलावर है और बीजेपी के इस हिट चुनावी एजेंडे ने ममता को डरा दिया है। यही वजह है कि ममता बनर्जी अब बंगाल में मुस्लिम कार्ड खेल रही हैं। बंगाल में जारी चुनाव प्रचार के बीच ममता बनर्जी का एक विवादित बयान वायरल हो रहा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के विरोध में मुसलमानों की एक सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी का एक डर जुबान पर आ गया और अपना यही डर बांटते हुए ममता ने मुस्लिम समुदाय को बता दिया कि वो हैं तो सब सुरक्षित हैं। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন। আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। ममता के इसी बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि कानून व्यवस्था ठीक करने की बजाय ममता बनर्जी खुले तौर पर धमकियां दे रही हैं और शांति प्रिय लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। ममता के इस बयान को मुस्लिम कार्ड करार देते हुए बीजेपी टीएमसी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। जिस प्रकार से 2 कदम आगे बढ़कर के ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि यदि मैं चुपचाप बैठ जाऊं, विशेष संप्रदाय के लोग को मैं यदि 1 मिनट के लिए छोड़ दूं तो आप लोग का बस ना। आप किसे डरा रही है? आप किसे धमका रहे हैं? आप बंगाली समाज को डरा रही है। आप बंगाली समाज को धमका रही है जो 80% से ज्यादा है, जिन्होंने आपको मुख्यमंत्री बनाया 15 साल तक। देखिए, तुष्टीकरण राजनीति से उन लोगों के साथ है, लेकिन इस बार मैं बोल रहा हूँ, इस बार ऐसे होगा, उसका 30% है तो हमारे पास 70% है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को पछाड़ने के लिए मुस्लिम वोट बैंक को साधना ममता बनर्जी के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 27% है। करीब 90 विधानसभा सीटों पर मुसलमान वोटर्स नतीजों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी लगभग 66% है,
जबकि मालदा में करीब 51% और उत्तर दिनाजपुर में 49%। वहीं दक्षिण 24 परगना के कई इलाकों में मुस्लिम वोटर 35% से ज्यादा है। यही वजह है कि इन इलाकों में किसी भी दल की जीत हार मुस्लिम मतदाताओं पर निर्भर करती है। 2011 और 2016 तक ये मुसलमान वोट बैंक लेफ्ट और कांग्रेस के पास थी, लेकिन 21 के चुनाव से सारे हिसाब बदल गए हैं। मुसलमान वोट बैंक समझे हैं जब से बीजेपी बंगाल में पैर रखे हैं, तब से ममता बनर्जी उनके रक्षक हैं। बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे के साथ साथ हुमायूं कबीर की बाबरी पॉलिटिक्स ने भी ममता बनर्जी के डर पर डबल अटैक किया है। इन तस्वीरों ने ममता के अंदर मुस्लिम वोट बैंक के बंटवारे का डर भर दिया है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जाएगी, आपको दीदी का ये डर चुनावी प्रचार में और बड़ा नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक बार फिर बात खाड़ी युद्ध की। आज 18वां दिन उस महायुद्ध ने पूरे मिडिल ईस्ट को दहला दिया। अमेरिका, इजराइल और ईरान, अब इन तीनों के साथ साथ ट्रिपल एच यानी हिजबुल्लाह, हूती और हमास, इनके भी जंग में कूदने की सुबगाहट है। और हिजबुल्लाह तो पूरी तरीके से जंग में कूद पड़ा है। ये जंग ट्रंप और नेतन्याहू को एक बड़ी चोट भी पहुंचा रही। दोनों तरफ से हमले हैं, तल अवीव से तेहरान, लेबनान तक तबाही। मैं दिखाता हूं आपको मिडिल ईस्ट वॉच जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरें, बड़ी तस्वीर। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग का आज 18वां दिन है, जिसको लेकर मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। ऐसे में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान ने हमलों की 57वीं लहर शुरू की। ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस के तहत हमलों की ये 57वीं लहर जारी की, जिसके जरिए IRGC ने इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर निशाना बनाते हुए एक साथ मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। युद्ध के बीच हमले की 57वीं लहर को लेकर ईरान ने दावा किया कि जब तक तेहरान में हमले बंद नहीं होंगे तब तक ये हमले जारी रहेंगे। साथ ही ईरान ने कहा कि हमलों की 57वीं लहर से पहले हमने इजराइल और अमेरिका के हमलों का करारा जवाब दिया है। वहीं ईरान द्वारा जारी किए गए हमलों की नई लहर को लेकर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की ओर आशंका बढ़ गई, जिसमें ईरान घातक हथियारों से हमला कर रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग में इजराइल पर ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जबरदस्त अटैक किया, जिसके बाद IDF जवानों ने पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। लेबनान में हिजबुल्लाह से जारी जंग के बीच इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन एक बार फिर तेज कर दिया है और उनके ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में चलाए जा रहे ऑपरेशन की इजराइल ने तस्वीरें जारी की, जिसमें IDF जवानों को जमीनी स्तर पर अभियान चलाते हुए दिखाया गया है। इस दौरान इजरायली सेना के जवानों ने हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर ताबड़तोड़ गोलीबारी करके तबाह कर दिया, साथ ही उनके ठिकानों को भी नष्ट कर दिया गया। इजराइल पर ईरान के ड्रोन और मिसाइलों की बौछार जारी है। इजरायली डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं और जगह जगह से तबाही के सबूत सामने आ रहे हैं। ये तस्वीरें इजराइल के एलियट शहर की हैं, जहां ईरान ने ड्रोन से हमला किया। वीडियो में आसमान में ईरानी ड्रोन उड़ता हुआ देख सकते हैं, जो जाकर सीधा बिल्डिंग पर गिरता है और धमाके की तेज आवाज होती है। ईरान की मिसाइलों ने सेंट्रल इजराइल और राजधानी तेल अवीव में भी तबाही मचाई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। सेंट्रल इजराइल में ईरान का एक क्लस्टर हेड गिरा, जिससे सब कुछ तबाह हो गया। घर की एक एक चीज चकनाचूर हो गई। अभी तक किसी कैजुअलिटी की खबर नहीं है। इजरायली डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ये तस्वीरें तेल अवीव के सेंट्रल होटल की हैं, जहां मिसाइल अटैक हुआ। हर तरफ धुआं ही धुआं, सब कुछ तबाह हो चुका है। लगातार सायरन बज रहे हैं। एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर देखिए। इस घर पर ईरानी मिसाइल का वॉरेट गिरा, जिससे घर की छत उड़ गई, दीवारें टूट गई और मलबा चारों ओर बिखर गया। ईरान से छिड़े युद्ध के बीच इजराइल से जश्न की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें ईरान की तरफ से किए हमलों को हवा में ही रोके जाने पर लोग जश्न मनाते नजर आए। वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के अंधेरे में रिहायशी इलाकों में ईरानी मिसाइल और ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद आयरन डोम सिस्टम एक्टिव हो गया और पल भर में ही हवा में ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया गया, जिससे वो जमीन पर गिर गए। इजरायली सेना की तरफ से ईरान के हमलों को हवा में ही नष्ट किए जाने को लेकर लोगों ने जश्न मनाया और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया। वहीं ईरान द्वारा देर रात किए गए हमलों का इजराइल ने भी पलटवार किया और तेहरान में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक करते हुए अटैक किया। एक तरफ खाड़ी में खतरनाक जंग है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे से भिड़े हैं। इस जंग के बहाने आसिम मुनीर ने रमजान के पाक महीने में महापाप भी किया। हालांकि मुनीर खुद को खुदा का बंदा कहते हैं, लेकिन मौलानाओं की बात पर अमल करने का दावा भी करते हैं। लेकिन रमजान के पाक महीने मुनीर ने जो किया वो पूरी दुनिया में मुसलमानों को शर्मिंदा कर रहा है। काबुल में 400 से ज्यादा बेगुनाहों का खून बहाकर मुनीर ने खुद को क्या साबित कर लिया है, ये रिपोर्ट देखिए और खुद तय कीजिए। मुनीर का ऑर्डर, अस्पताल पर हमला। मर्डर होना काबुल विलायत।
पाकिस्तानी जेट्स ने पूरा अस्पताल उड़ा डाला। मुनीर की कातिल सेना ने 400 बेकसूरों को मार डाला। रमजान में हमले की तारीख से ज्यादा भयावह हमले की टाइमिंग है। रात को जब अस्पताल और आसपास के लोग सो रहे थे, तभी पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स काबुल पर मंडराने लगे। पाकिस्तानी वायुसेना के निशाने पर था काबुल के पुले चरखी इलाके में मौजूद एक नशा मुक्ति हॉस्पिटल, जहां सैकड़ों की तादाद में मरीज भर्ती थे। अस्पताल पर बमबारी से पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। आसपास की कई इमारतें ध्वस्त हो गई। काबुल पर मुनीर का अटैक, 400 मरे, 200 से ज्यादा जख्मी। हमले के बाद मुनीर की सेना कह रही है कि अस्पताल पर हमले की बात गलत है। उसने काबुल के पास आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन ये 3 तस्वीरें पाकिस्तानी सेना के इस झूठ का पर्दाफाश कर रही हैं। ये तीनों वीडियो पाकिस्तान की अमानवीय कार्रवाई का सबूत है, जिसने काबुल में अस्पताल में लाशों का अंबार लगा दिया। नशा मुक्ति से जुड़ा यह अस्पताल 2000 बेड का है, जहां ड्रग एडिक्टेड लोगों का इलाज किया जाता है। तालिबानी सरकार ने इस हमले को मानवता के खिलाफ अपराध बताया। पाकिस्तानी वायुसेना की इस करतूत को न सिर्फ तालिबान सरकार ने अमानवीय बताया, बल्कि पाकिस्तान पर अफगान एयर स्पेस पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। तालिबान सरकार के प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने कहा, अफगानिस्तान की धरती पर पाकिस्तान के हमले में आम नागरिकों की जान गई है। यह हमले पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और ये किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है। दरअसल अफगानिस्तान के साथ पूरी लड़ाई में पहली चिंगारी जनरल मुनीर ने ही भड़काई। जैसे वो पाकिस्तान में अपने दम पर सेना और शासन का कंट्रोल चाहता है, वैसे ही तालिबान सरकार को भी डिक्टेट करना चाह रहा है। मुनीर की अगुवाई में जिस तरह पाकिस्तान की पूरी सत्ता और सेना अमेरिका की पिट्ठू बनी हुई है, वैसा ही गुलाम वो तालिबानी सरकार को भी बनाना चाहता था। लेकिन अमेरिका से खार खाए तालिबान सरकार को यह मंजूर न था। लिहाजा मुनीर ने सेना के जरिए अफगान बॉर्डर पर नाकेबंदी शुरू कर दी। अफगानिस्तान को जाने वाली रसद और बॉर्डर इलाके का पूरा व्यापार बंद कर दिया। तो तालिबान ने विरोध किया। बॉर्डर पर नाकेबंदी हटाने के लिए विवाद देखते देखते जंग में तब्दील होता चला गया। लड़ाई मुनीर की सेना ने शुरू की थी, लेकिन अफगानी बॉर्डर से लेकर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत तक एक्टिव तहरीक तालिबान के लड़ाकों ने अफगानी सैनिकों के साथ पलटवार शुरू किया। पाकिस्तान की पूरी सेना सिर पर पांव उठाए भाग खड़ी हुई। आज की तारीख में पाकिस्तान का पूरा उत्तर पश्चिमी इलाका तालिबानी लड़ाकों और अफगानिस्तानी सैनिकों के कब्जे में है। यानी लड़ाई पूरी तरह से सैन्य स्तर पर चल रही है। लेकिन पाकिस्तान की सेना इसका बदला अफगानिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर बेकसूरों का खून बहा कर ले रही है। आज काबुल के अस्पताल को निशाना बनाया। इससे पहले कई रिहायशी इलाकों पर सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर पाकिस्तानी सेना ने बेकसूरों को मारा था। ये सारे हमले इसी रमजान के दौरान के। रमजान के पाक महीने में अपने पड़ोसी मुस्लिम मुल्क में खून बहाकर पाकिस्तान क्या साबित करना चाहता है? तालिबान सरकार का कहना है कि पाकिस्तान को इस हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, बस रमजान बीत जाने दो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तानी आवाम पर इस वक्त कोई भी जंग किसी आफत से कम नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई की मार ऐसी कि बाजार सुनसान। ईद को कुछ दिन बचे, लेकिन पाकिस्तानी आवाम के पास ईद मनाने के लिए पैसे तक नहीं और ना ही जरूरी संसाधन। हालात इतने खराब कि पाकिस्तानी पीएम अपनी आवाम को ईदी के बदले कटौती का तोहफा दे रहे हैं। पाकिस्तान पहले से ही भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और अब मिडिल ईस्ट में जारी जंग ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। आतंक को पनाह देने वाला पहले से ही भुखमरी से जूझ रहा है। जंग से उसकी हालत और ज्यादा खस्ता हो गई है। हालात ये हो गए हैं कि वहां के लोग ईद के लिए खरीदारी नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में बढ़ते फ्यूल संकट के बीच सरकार ने खर्च कम करने के लिए कई बड़े फैसले किए। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये तय किया गया कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 5% से 30% तक कटौती की जाएगी। 2 महीनों तक सरकारी गाड़ियों के लिए फ्यूल का इस्तेमाल 50% तक कम किया जाएगा और करीब 60% सरकारी वाहनों को सड़कों से हटा दिया जाएगा। पाकिस्तान पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश पर भारी विदेशी कर्ज है, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है और आम जनता के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यही वजह है कि कई खर्चों में भारी कटौती की गई है। नई सरकारी गाड़ियां खरीदने पर रोक लगा दी गई है। मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के विदेशी दौरों पर भी प्रतिबंध है। सरकारी मीटिंग्स में मिलने वाली फीस भी अब खत्म करने का फैसला लिया गया है।
यही नहीं, सरकारी विभाग अपने खर्च में 20% कटौती करेंगे। पाकिस्तान के मंत्री 2 महीने तक वेतन नहीं लेंगे, जबकि सांसदों की सैलरी में 25% की कटौती होगी। सरकारी दफ्तर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही खुलेंगे। साथ ही आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा और यही नहीं, स्कूलों को भी 2 हफ्तों तक के लिए बंद रखने के आदेश है। कई इलाकों में लोगों को खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। आटे और जरूरी खाद्य पदार्थों के लिए लंबी लंबी कतारों में लगना अब आम बात हो गई है। गरीबी और बेरोजगारी ने पाकिस्तान के हालात इतने खराब कर दिए हैं कि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर मदद मांगने के लिए मजबूर हैं। अब कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से पाकिस्तान के हालात और बद से बदतर हो गए हैं।